नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो अभी एक जो इसकी वीडियो है ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देख लीजिए। 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए गए थे। थोड़ी लेंदी वीडियो है इसलिए इसके 2 पार्ट्स में डिवीजन करके, और फर्स्ट बुक के भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो प्रीवियस 10 ईयर में आए हैं, वही क्वेश्चंस कवर करवाने का मैंने प्रयास किया है। सो आप ध्यान से समझना। और अभी चैनल अगर नए हैं तो भाई नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आप तक मेरी सारी जो वीडियोस हैं वो आ सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को जो काफ़ी दफ़ा आया है यार। ये क्वेश्चन तो आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पहले ही इंपॉर्टेंट कर लो। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, विवरण दीजिए। कि मतलब जो महाद्वीप हैं, आज जितने महाद्वीप हैं यह सब एक समय एक साथ थे, तो भाई अलग अलग हुए, इसको लेकर कैसी कैसी बातें कही जाती है कि सभी समान कैसे हैं, ये पक्ष कैसे तर्क दिए जा सकते हैं कि ये सब एक साथ थे। तो इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। पहला ये है कि एक समानता हम देखते हैं। यदि हम महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनके सामने जो आमने सामने तट हैं उनमें अद्भुत साम्यता है, समानता है। साम्यता का मतलब समानता है। अब देखिए जैसे आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और अफ्रीका है, अगर आप कभी मैप देखो तो वहां देखो जगह है, अगर आप दोनों को मिला दो तो बिल्कुल मिल से जाएंगे, दोनों में समानता सी है एक, मतलब ठीक है। दूसरा यह है कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता है। अब दोनों महाद्वीप जो इतने दूर दूर हैं आपके, लेकिन दोनों की जो आयु है वो समान है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 200 वर्ष प्राचीन शैलो समूहों की पट्टी जो कि ब्राजील में पाई गई है, वही चीज अफ्रीका के तट में पाई गई है। अब आप बात बताओ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक अलग छोर है, अफ्रीका एक अलग छोर है, लेकिन दोनों की जो मिट्टी है या फिर जो दोनों की एक प्रकार से पट्टी है वो एक समान कैसे है, एक ही आयु की कैसे है? तो इसका मतलब एक समय वे साथ रहे होंगे। अगला इसका है टिलाइट। ये हिमानी निक्षेपण से अवसादी शैलों से होते हैं। मतलब जो अवसाद होता है जो कि समुद्रों में पानी में होते हैं, उन अवसादों से कह सकते हैं कि इनका निर्माण होता है। अब ये खास करके आपको ये जो निक्षेप हैं ये प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के, मतलब आपके साउथ पोलर में विभिन्न स्थलों में मिलते हैं और इनके प्राचीन काल में साथ होने के प्रमाण है। जो चीजें मिलती हैं वे सब समान थी। इसका मतलब जो अवसाद हैं जो बहुत सारे महाद्वीपों में मिल रही हैं वे समान रूप से कैसे हैं, वो समान पाई जा रही हैं, इसका मतलब सब साथ रहे होंगे। प्लेसर निक्षेप, अब ये सोने की बात करेगा कि भाई किस प्रकार से जो सोना युक्त शिलाएं जो कि ब्राजील में हैं उसके निक्षेप जो हैं एक प्रकार से, या प्लेसर निक्षेप जो है घाना में है, मतलब ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और ये अफ्रीका है, तो यहां पर पाए गए हैं। इसका मतलब दोनों कभी एक साथ रहे होंगे। पांचवा है जीवाश्मों का वितरण। कुछ महाद्वीपों में ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस महाद्वीप पे नहीं है, तो भाई ये कैसे? इसका मतलब वे साथ रहे होंगे या वैसे जीव वहां रहे होंगे, बाद में जब महाद्वीप अलग हुए तो जीव कुछ इधर आ गए और कुछ उधर रह गए, इस प्रकार से कह सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है। अपक्षय क्या है और अपक्षय गतिविधियों कैसे काम करती है? भाई सिंपल सा इसका आंसर है कि मट्टियों के टूटने फूटने से, एक प्रकार से विखंडन से, ठीक है, आपकी मट्टी का निर्माण होता है और उसी को अपक्षय बोलते हैं। बट इसमें कुछ और टर्म्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं, जिसमें मौसम, जलवायु, विभिन्न तत्वों के कार्यों, मतलब जो वो काम करता है उसके माध्यम से क्या होता है, अपक्षय का अविघटन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, जैसे जैसे जलवायु चेंज होगी तो कुछ आपके परिवर्तन आते चले जाएंगे और उसके कारण विघटन का मतलब है टूटेगा फूटेगा। तो चट्टानों के रासायनिक अपघटन के परिभाषित करते हैं। अपक्षय क्रिया क्या होती है कि एक समूह है, इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिटी, जिसमें आपका ऑक्सीजन, सतही मिट्टी और पानी के अन्य जो अम्ल है, अन्य चीजें जो आपकी हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से घोल विघटित होने का काम करता है और कम करने के लिए चट्टानों पर विलयन, कॉम्बिनेशन, जलयोजन, ऑक्सीजन का काम करता है। अपक्षय क्रियाओं को 3 प्रकार से होता है, मतलब ये 3 प्रकार से आपकी होती है। मतलब मट्टियों के टूटने फूटने की प्रक्रिया की बात की जा रही है। एक होता है रासायनिक क्रिया, एक भौतिक क्रिया, एक रासायनिक और एक आपकी भौतिक, और तीसरी आपकी क्रिया होती है जैविक अपक्षय क्रियाएं। इन 3 प्रकार की क्रियाओं से आप कह सकते हैं कि अपक्षय आपका होता है। एक और सिंपल आंसर, इसको और आसानी से कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए अपक्षय जो आपका है उसको हम बता सकते हैं कि भाई अपक्षय जो होता है वो छोटे छोटे कारण, जो चट्टान है, चट्टानों के टूटने फूटने से, और किस कारणों से टूटता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तापमान में या जलवायु में परिवर्तन के कारण, आर्द्र और शुष्क परिवर्तन के कारण एक प्रकार से जो अपक्षय है वह कार्य होता है। इसके अलावा यह प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि यार मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख
जो प्रमुख कारक हैं वे कौन कौन से हैं? तो देखिए, मृदा निर्माण में जो प्रमुख सहायक आपकी चीज़ें हैं उसको हम भौतिक रूपों को हम खासकर जानने का प्रयास करेंगे। भौतिक रूप में सबसे पहले आपका जलवायु है। मृदा निर्माण में अगर सबसे ज़्यादा जरूरी हो, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली कोई चीज़ है तो वो जलवायु होती है। यानी वर्षा मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन भारी वर्षा में मिट्टी में क्या होता है, उपजाऊ तत्व नुकसान भी होता है। मतलब दोनों फायदे नुकसान है जलवायु के। अगर मान लीजिए कि वर्षा हुई तो एक अच्छी वर्षा आपके मिट्टी को उपजाऊ बना सकती है, लेकिन अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा उसको गीला कर देगा और वो पानी जो है, जो वर्षा जो है उस मिट्टी को वहां से ऊपर की मिट्टी को उड़ा कर ले जाएगा, जिसको हम लोग अपरदन कहते हैं। तो उसके कारण वो जो उपजाऊ क्षमता उसकी कम हो जाएगी। मूल पदार्थ किस प्रकार, आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है उसी प्रकार मिट्टी का भी होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत की मिट्टी वहां की आधार के कारण काली होती है। अब एक सिंपल सा है कि भाई मूल पदार्थ कैसा है, जैसी जैसी चीज रहेगी वैसी मिट्टी का निर्माण होगा। अब जैसे साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में खासकर काली मिट्टी होती है, खासकर महाराष्ट्र की बात कर ले तो वहां पे क्या है कि हो सकता है मैग्मा जो रहा हो या वहां की जो नीचे की जो मिट्टी रही हो उस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसी कारण काली मिट्टी वहां पाई जाती है। उच्चावच कितनी दूरी है, तो यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, मिट्टी की जो पतली परत होती है, कैसी होती है, मिट्टी की जो है वो पतली पतली सी परत होती है। अब पतली परत के कारण क्या होता है, भागों में मिट्टी की परत मोटाई अधिक होती है। जो मैदानी भाग है, ये आपका मैदानी है, मैदानी जो भाग है, मैदानी भागों में क्या होता है कि मिट्टी की जो परत है वो आपकी मोटी होती है और पर्वतीय इलाकों में पतली होती है। उसके अलावा जैविक क्रियाएं, अब जैविक क्रियाओं में क्या है कि वनस्पति जो आपका है वह सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति जो है मृदा से अधिक उपजाऊ बनाती है। तो जितना जैविक क्रियाएं रहेंगी या जैविक वनस्पति रहेगी उतना ही वो उपजाऊ मृदा रहेगी। लंबी अवधि या समय, तो भाई मिट्टी को बनने में लंबा समय लगता है और इस लंबे समय के कारण उसका निर्माण होता है और ये अपक्षय की प्रक्रिया के कारण ही होता है, टूटने फूटने से ही होता है। अगला प्रश्न हमारा है नदी विसर्प से के निर्मित होने के कारणों को स्पष्ट करना है। भाई नदी विसर्प क्या होता है, देखो सिंपल सा आंसर आपको इसमें देना है कि मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। एक प्रकार से आप कह सकते हैं मंद ढाल है, ये मान लीजिए अब यहाँ पे एक काटेगा, ठीक है, कोई ढाल है, मान लीजिए पानी यहाँ से नदी का पानी आ रहा है, यहाँ पे इसको बहुत तेजी से इसको काटेगा और इस प्रकार से अपनी इसकी बहुत तलहटी सी बना देगा, इसी को हम लोग नदी विसर्प बोलते हैं। और ये खासकर नदी जो विसर्प है ये सर्प की आकृति की ही बनाई जाती है। जो नदी विसर्प है ये सर्प की आकृति की ऐसी ही बन जाती है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। आगे हम बात करते हैं कि तटों पर जलोढ़ और अनियंत्रित असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पावों में बढ़ना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसके कारण क्या होता है, अनियमित और असंगठित जमाव होता है मिट्टी का। आप सिंपल सी बात है, इधर से लेके आएगी तो साथ पानी के साथ साथ मिट्टी भी आएगा। प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण होता है, जो ये जल है इसका कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई डेल्टा का निर्माण कैसे होता है और एग्जाम में आता है कई दफा। तो भाई डेल्टा का जो निर्माण है वो नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है, मतलब डाल देती है। खासकर पश्चिम बंगाल हम कह सकते हैं वहां नदी डेल्टा बनता है, सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा। नदी भार तट के साथ शंकु के रूप में एक साथ फैला जाता है ये, और यदि समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो क्या होगा, वहीं पर जमाव इसका लगभग शंकु से बना जमाव सा बन जाता है। और डेल्टा का निक्षेपण व्यवस्थित होता है, मोटे पदार्थ तथा निकट वह बारिश और गढ़ कार्य के कारण क्या होता है कि समुद्र से जमाव हो जाता है। मतलब डेल्टा का जो निक्षेपण है इसके कारण क्या होता है, जो मोटा पदार्थ आपका है, जो इस प्रकार से उसमें मोटी चीजें हैं वो तट के निकट या तो, और बारिश जो बड़ी गढ़काड़ है वो चीका सागर में दूर जमा हो जाते हैं। तो एक प्रकार से आपका ये काम भी डेल्टा में होता है। जलप्रपात या क्षिप्रिकाएं का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बताना है कि जलप्रपात जब नदी का जल जो है अचानक ऊंचाई से गिरने लगता है तो वह जलप्रपात बना देता है। ये तो बहुत सिंपल आंसर है। और अनेक मार्गों में अनेक कोमल व कठोर चट्टानें आती हैं और कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं और उस स्थान पर नदी की तलहट नीचे हो जाती है। इस प्रकार नदी का जल जो है वो तीव्र गति से नीचे की ओर गिरने लगता है और जलप्रपात का निर्माण कर देता है। क्षिप्रिकाएं बिल्कुल वही चीज है कि नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें अनुपस्थिति दिशा में स्थित होती हैं। कोमल चट्टान अपर्दन शीघ्र हो जाता है जबकि कठोर चट्टान अपर्दन होने समय लगता है, और इसी ढाल पर नदी का तीव्र के साथ आगे बढ़ना क्षिप्रिका कहलाता है। तो दोनों का आंसर बहुत सिंपल है, आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्रक क्या है भाई, छत्रक का जो निर्माण है वो मरुस्थलों में अधिकतर पवनों और
अपवाहन और अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से हो जाता है। अब ये खासकर मरुस्थलों की बात कर रहे हैं, मतलब रेगिस्तानी इलाकों में ये होता है। इसमें खास आपको होता है छत्रक प्रतिरोधी चट्टानों के पिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले और ऊपर का भाग विस्तृत और गोल टोपी के आधार के होते हैं, वे छत्रक का आधार आकार पाए जाते हैं। देखिए सिंपल आपको याद करना कि मरुस्थलों में अधिक जो हो चट्टाने हैं वो पवन अपवाहन या अपघर्षण व शीघ्रता से रह जाते हैं या शीघ्रता से कर जाती हैं। अब वहाँ विरोधी चट्टाने आपस में पिसते हुए अवशेष जिनके जो आधार है वो पतले हो जाते हैं, ऊपरी भाग बहुत विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, वे छत्रक में पाए जाते हैं। इस बात को समझिए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि भौमजल अपरदन कारक के रूप में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों का निर्माण करता है, कथन की पुष्टि कीजिए। अब कास्ट में पाई जाने वाली विभिन्न अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। अब चूना युक्त जो चट्टाने हैं वे आर्द्र क्षेत्र में जहां वर्षा अधिक होती है वहां रासायनिक क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। अब इसमें एग्जांपल है कि घोल रंध्र क्या है। भाई देखिए घोल रंध्र जो है कीप के आकार की एक गर्त होती है और ये ऊपर से वृत्ताकार होगी। इसकी गहराई आधा मीटर से या 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। अब विलय रंध्र क्या है? भाई विलय रंध्र कुछ गहराई पर घोल रंध्र के निचले भाग से जुड़े होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है। लैपेज क्या है? भाई एग्जाम में आए हुए ये सारे भाई देख लो, बड़े ध्यान से समझना। लैपेज धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्त व खाइयों में बदल जाते हैं और अनेक पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक द्वारा रह जाते हैं। इन्हें लैपेज कहा जाता है। इनका निर्माण चट्टानों की संधियों में घुलन क्रियाओं द्वारा होता है। अब डोलाइन क्या होता है? भाई जब ये विलय रंध्र है जो कि वहां पर हमने पढ़ा, जब विलय रंध्र भी घुलन से बड़े हो जाते हैं तो वे डोलाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोलाइन कहलाते हैं। युवाला या शुकुंड भूमिगत जल की घुलन क्रिया द्वारा अपरदन के फलस्वरूप अनेक डोलाइनों के बीच की दीवारें गिर जाती हैं और इनसे आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार एक बहुत विशाल गर्त का निर्माण होता है जिसे युवाला कहते हैं। गर्त मतलब खाई। ठीक है। अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति अपवाहन गर्त और गुहा का निर्माण का वर्णन कीजिए। अब ये है क्या? तो भाई पवनों का एक ही दिशा में जब स्थायी प्रवाह होता है और अपक्षय होता है, टूटते फूटते हैं या पदार्थ असंगठित मिट्टी का अपवाहन करता है, ले जाता है उसके, तो जिन्हें अपवहन गर्त कहते हैं। अपवहन जो है वो प्रक्रिया से चट्टानी धरातल, छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, धूल के कण हैं, अपघर्षण से चट्टानी तल है, पहले उथले गर्त बनाते हैं और उनमें से कुछ गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहा जाता है। ठीक है। अब ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है और क्षोभ मंडल जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण संस्तर क्यों है या संस्तर है, स्पष्ट करें। भाई बिल्कुल सही बात है, सबसे महत्वपूर्ण मंडलों में से एक है क्योंकि क्षोभ मंडल ही है जहां मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं वे होती हैं। बादल का बनना, वर्षा का होना, संघनन होना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। और हाँ, एकमात्र मंडल है जहां जीवन संभव है। इस संस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। इस संस्तर में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है जिससे संतुलन बना रहता है। अब वायुमंडल की संरचना करनी है। भाई संरचना के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बेसिक फॉर्म है। आपको क्या करना है कि इसमें एक आपको पहले तो ऐसे समझना है। ठीक है। 5 स्तरों में बांटना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। 5 मंडलों में हमारे वायुमंडल को बांटा गया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल जो कि निचला था उसको हम समझते हैं, जो इसमें जीवन सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जीवन इसी में है, बाकी किसी में जीवन नहीं है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई आपकी 13 किलोमीटर है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु और मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं, मतलब जो भी परिवर्तन होते हैं मौसम संबंधित वो इसी में होते हैं, चेंजेस। समताप मंडल क्या है? तो भाई देखो समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर तक है। वो कहां तक था? देखिए यहां पर देखिए, ये ध्रुवों पर 8 है और नॉर्मल 13 है। ये 50 किलोमीटर तक है और निचले भाग में किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है और इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस, जिसे आप ओजोन यूवी रेज जो आपका है ना, ओजोन गैस रोक लेता है, तो वही समताप मंडल में ही रोकता है वो, जो सूर्य से आने वाली पैरावैगनिक किरणों को अवशोषित कर लाते, उन्हें प्रकार से रोक लेता है। ठीक है। मध्य मंडल क्या है? भाई इस परत का विस्तार कहां से कहां है? तो 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। आयन मंडल क्या है? भाई ये आयन मंडल आपका लगभग है इस परत में 80 से लेकर आपका 400 किलोमीटर तक है और यह जो उपस्थिति है गैस के कारण
विद्युत अवशेषित होते हैं, इसे आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी में प्रेषित जो रेडियो तरंगे है ना, वो इसी से परिवर्तित हो जाती हैं, इसी से वापस आ जाती हैं। और वायुमंडल के बारे में कोई जानकारी खास नहीं है। तो भाई आयन मंडल के बाद सबसे ऊपरी मंडल आया है, और जिसके जो वायुमंडल भी कहलाता है। और इस परत में वायु बहुत विरल है, धीरे धीरे करके अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसके बारे में कोई खास जानकारी हमारे पास नहीं है। अगला ये है कि वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भाई वायुमंडल बना कैसे है? तो देखिए 3 प्रमुख चीजें हैं आपको याद रखनी। कुछ गैसेस हैं, जलवाष्प है और धूल के कण हैं। अब गैसेस क्या है भाई? तो गैस आपकी जो है इसमें नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 20% है, और बाकी बचा कुछ है। देखिए 78.8 है वो, और 20.90 है वो, तो कुछ परसेंटेज ही बचा, मतलब बाकी गैसेस आपकी बहुत कम है। इसके अतिरिक्त कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, आपका आर्गन है, और सभी गैसेस का महत्व अपना अपना है। उसके अलावा जलवाष्प है। वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है, और जलवाष्प जो है वो सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेता है, पृथ्वी से जो उत्सर्जित ताप है उसको भी ग्रहण करता है, और पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाता है। मूल कण क्या है भाई? धूल के कण जो है वो आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं, और मेघों का निर्माण, मेघों का मतलब बादलों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे कि वायुमंडल के गर्म व ठंडा होने के अनेक तरीके हैं, इनको स्पष्ट करना है। संवहन अभिवहन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला संवहन अभिवहन अभी कई बार दफा आया हुआ है, तो इसको समझते हैं। भाई देखिए तापमान में चेंजेस आते हैं आपके, पहली बात तो ये समझना है कि तापमान में जो परिवर्तन आते हैं वह आते हैं एक तो भाई चलन, ठीक है। कैसे आते हैं? चलन। आप गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह, जब तक कि दोनों पिंडों का समान तापमान ना हो जाए, ठीक है। संवहन अभिवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में क्रमशः लंबवत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। संवहन जो प्रक्रिया है उसमें गैस और तरल पदार्थों में होती है, यह प्रक्रिया ठोस में नहीं हो सकती। इसका उल्टा आपका अभिवहन हो जाएगा। संवहन में क्या होता है कि किसी गैसीय तरल और पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं, ठीक है। अभिवहन क्या है भाई? तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि ऊष्मा का क्षैतिज होगा। अब देखिए एक होता है लंबवत, ऊपर वाला था लंबवत ऐसे, ये है क्षैतिज मतलब ऐसे होगा। ये अंतर समझिए, लंबवत मतलब सीधा होता है, क्षैतिज मतलब ऐसे लेटा हुआ। तो अभिवहन प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज जो दिशा में स्थानांतरण होता है, और मध्य अक्षांश में होने वाली मौसम भिन्नताएं जो भी हैं वे अभिवहन के कारण होती हैं। और वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं जो हैं वो उष्णकटिबंधीय पूर्वी क्षेत्रों से ऊष्मा का संचार करती हैं। यह प्रक्रिया ठोस, गैस और तरल तीनों में हो सकती है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है भाई। ये क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन है कि वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है? तो आपको बता देना है कि सूर्य का ताप है ना भाई, देखो एक बात समझनी है। अब यहां पे ये सूरज का ताप आ रहा है, अब ये सीधा हमारे वायुमंडल को गर्म नहीं कर रहा है, हमारी पृथ्वी को गर्म कर रहा है, और पृथ्वी से गर्म होके ये ऊपर से किरणें जा रही हैं। आप समझ रहे हो? मतलब ये आपका सूरज है, यहां से आ रहा है वायुमंडल, तो गर्म नहीं हो रहा है, ये सीधा धरती को गर्म कर रहा है। और धरती को जैसे ये गर्म करेगा, तो जैसे ये गर्म होगा तो फिर अब किरणें ऊपर जाएंगी और फिर हमारे वायुमंडल गर्म किया जाएगा। आइए समझते हैं। तो सूरज से प्राप्त होने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में आता है, मतलब छोटी छोटी तरंगें आती हैं, और वायुमंडल उसे सोख नहीं सकता। मैंने कहा ना वायुमंडल में नहीं गर्म होगा। यह क्या होगा कि सौर विकिरण भूतल तक पहुंचेगा, हमारी पृथ्वी को गर्म करेगा, नीचे की जमीन को गर्म करेगा, और पृथ्वी ऊष्मा जो है वो तीव्र बड़ी तरंगों के रूप में जब ऊपर जाएगी तो वायुमंडल में जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है और CO2 गैस अवशोषित कर लेगा, और वायुमंडल हमारा गर्म हो जाएगा। इस बात को समझिए। पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या हैं? देखो भाई, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से पहला हम लोग समझेंगे कि भाई अक्षांश है, लैटिट्यूड है। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा सूर्य ताप पर निर्भर करता है। अब सूरज की जितनी मात्रा आएगी, जैसी मात्रा आएगी उसी आधार पर तापमान आपका रहेगा। अतुंगता मतलब एल्टीट्यूड, आपका ऊंचाई। यह वायुमंडल क्या है कि भाई पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। इसी कारण क्या है कि समुद्री जो पास के इलाके होते हैं वो तापमान अधिक होते हैं, और ऊंची भाग जो होते हैं वहां तापमान कम होता है। समुद्र से दूरी किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक है भाई समुद्र की दूरी होता है। अब स्थल की अपेक्षा समुद्र जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो समुद्र के निकट के क्षेत्र जो होते हैं वो समुद्र और स्थल समीर के सामान्य प्रभाव वहां देखे जा सकते हैं।
एक ये क्वेश्चन आता है कि भाई तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं और प्रतिलोम किसे कहते हैं, या व्युत्क्रमण के लिए क्या आवश्यक दशाएं होती हैं। देखिए क्या होता है कि आप जैसे ऊपर जाइएगा यहाँ तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, ठीक है, तापमान गिरता है, लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें गिरावट दर्ज नहीं होगी, ठीक है, तो यही व्युत्क्रमण होता है। अब ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने के व्युत्क्रमण कहते हैं। अब देखो मैंने कहा ना घटेगा, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, तो स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोम में धरातल की समीप ठंडी वायु और ऊपर की ओर गर्म वायु होती है। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए निम्नलिखित ये दशाएं हो सकती हैं। अब लंबी रातें हैं तो भाई तापमान में व्युत्क्रमण होगा ही होगा। अब पृथ्वी दिन के समय तापमान ग्रहण करती है, रात के समय उसे छोड़ती है, तो रात्रि के समय जब तापमान छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो ऊपर की ओर अपेक्षाकृत आपके जो गर्म है वो ऊपर की ओर गर्म हो जाती है। अब स्वच्छ आकाश क्या है भाई, भौमिक जो विकिरण है द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ और मेघ रहित होना बहुत जरूरी है। जितना साफ रहेगा उतना ही तापमान में व्युत्क्रमण आपका रहेगा। कैसे? मेघ जो है, जो आपके बादल है, वो विकिरण में बाधा डालते हैं और पृथ्वी एवं उनके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। शांत वायु, भाई इसमें क्या होता है कि वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऊष्मा आती है और जाती है, जिससे नीचे की ओर ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। अब शुष्क आपका वायु, भाई शुष्क वायु क्या है कि ऊष्मा को ग्रहण करने में क्षमता अधिक होती है और जिससे तापमान में इस दर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं करती है और ठंडी होकर तापमान की स्थिति पैदा करती है। हिमाच्छादन का मतलब पर्वतीय इलाकों में, तो देखिए जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पे आप कह सकते हैं कि हिमसौर जो विकिरण है अधिकांश भागों में परिवर्तित कर देती है और जिससे आप कह सकते हैं कि इससे वायु निचली परत जो है वो ठंडी आपकी जो है वो तापमान का व्युत्क्रमण होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में साल भर तापमान का व्युत्क्रमण होता है, ठीक है। पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? देखिए पवनों की दिशा और उसके वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो आपके हैं वो विशेषकर हैं भैया ये दाब प्रवणता जिसे हम कहते हैं। एक तो दाब प्रवणता होती है आपकी। अब दाब प्रवणता में क्या होता है, विशेषकर हम देखते हैं कि आपका वायु का जो दाब है वो जब कम दूरी होती है तो परिवर्तित हो जाता है और ये पवनें जो है वो तीव्र गति से चलती हैं। घर्षण फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं जिसमें धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण बल पवनों की वेग को अधिक प्रभावित करता है। कोरियालिस बल जो आपका है यह भी करता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह बात भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पृथ्वी घूमती किधर है, तो भाई पश्चिम से पूर्व घूमती है, पूर्व से पश्चिम नहीं। अब इस कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो होती है अपनी मूल दिशा से दाईं से और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं और इसी कारण आप कह सकते हैं कि जो विषुववृत्त है मतलब बीच का इलाका है, जैसे पृथ्वी है तो ये बीच का विषुववृत्त है, तो यहां पर आपका क्या है कि बढ़ जाती पवनें जो है। और सन 1884 में फ्रांसिस जो वैज्ञानिक था डी कोरियालिस, उन्होंने ये प्रस्तुत किया था भाई कि ऐसी प्रक्रिया चलती है। अब बादल कैसे बनते हैं? देखिए बादल बनने की प्रक्रिया सिंपल है। बादलों का जो निर्माण है वो महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर होता है, जल वाष्प संघनित हो जाता है। अधिकांश दशाओं में मेघ जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदें बने होते हैं और वे बर्फ कणों से निर्मित हो जाते हैं बशर्ते तापमान का हिमांक नीचे हो, मतलब इस प्रकार से जो तापमान है वो थोड़ा कम हो भाई, ठीक है। इसके अलावा वाष्पीकरण क्या है, एवेपोरेशन क्या है? देखिए एवेपोरेशन जो है वो जल के तरल है उससे गैस की अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, भाई अगर जल है तो जल से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। 1 ग्राम जल को जल वाष्प में परिवर्तित करने के लिए हमको लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है और इसे जल वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट कहते हैं। और वाष्पीकरण की मात्रा तापमान, विस्तार और पवन वेग पर निर्भर करती है। वर्षा कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है? देखिए वर्षा जो है वो आप कह सकते हैं कि जब किसी कारणवश जो जलवाष्प से लदी हुई वायु है ऊपर की ओर उठती है, ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन हो जाता है, वो बादल बन का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे चक्कर लगाने लग जाते हैं हमारे वायुमंडल में, ठीक है। और मेघों का निर्माण हो जाता है, मेघ मतलब बादल का निर्माण हो जाता है। बादल आपस में जब टकरा जाते हैं तो पृथ्वी में वर्षा ऐसे ऐसे करके हो जाती है और समुद्रों में बह जाती है भाई, ठीक है। अब 2 प्रकार की वर्षाएं होती है, एक संवहनी वर्षा, एक होती है पर्वतकृत वर्षा। संवहनी वर्षा जो आपकी है वह भूतल पर बहुत गर्म हो जाता है। जब भूतल हमारा जमीन बहुत गर्म हो जाती है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है और वायु जो है वो होकर ऊपर फैलती है, हल्की ऊपर उठने लगती है और संवहनी गर्म धाराओं का निर्माण कर लेती है। ऊपर जाकर वायु ठंडी हो जाती है
भाई यहाँ से गर्म गई थी, ऊपर जाकर ठंडी हो गई, और उपस्थित जो जल वाष्प वहां था उसका संग्रहण वो इकट्ठा होने लग गए, बिंदु बिंदु इकट्ठा होने लग गए, और संग्रहण करके कपासी मेघ जो कि काफी बारिश करवाते हैं, जिनसे घनघोर वर्षा होती है और संवहनी वर्षा इसे कहते हैं। एक होती पर्वतकृत वर्षा। अब इसमें क्या कि जलवाष्प से लदी हुई अपने आप ही जलवाष्प है, गर्म वायु जो है वो किसी पर्वत या पठार की ढलान के ऊपर चढ़ना पड़ता है उसे, और ये वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद वह संतृप्त होती है, थोड़ी थोड़ी भर जाती है, और ऊपर चढ़ने के साथ जो जलवाष्प है उसका संग्रहण दोबारा इकट्ठा होने लगती है ये भी, और इससे वर्षा होती है, और इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र के निकट तथा समानांतर हो। ठीक है। तीसरी होती है चक्रवाती, जिसे साइक्लोनिक आपका रेनफॉल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चक्रवातों द्वारा द्वारा होने वाली वर्षा को वतागरी वर्षा भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण और आर्द्र राशि हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है, और से गर्म पवन में उपस्थित जल वाष्प का संग्रहण शुरू हो जाता है और से वर्षा होने लगती है। तो 3 प्रकार की वर्षाओं की बात हम कर चुके हैं। बादल कैसे बनते हैं ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं भाई। बादल का निर्माण जो है वो धूल कण के महीन केंद्रों के रूप में होता है। जलवाष्प होती हैं, संग्रहित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, मेघों का निर्माण हो जाता है, मेघ आपस में टकराते हैं, जब टकराएंगे तो वर्षा होती है। ये चीजें हैं, प्रकार समझना ज्यादा जरूरी है इसका भाई। इसके 5 प्रकारों को हम समझेंगे। एक है पक्षाभ मेघ। ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, लगभग आपका 8000 से 12000 किलोमीटर, जो मीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर है आपकी, इसकी ऊंचाई होती है। ये पतले और बिखरे हुए बादल से होते हैं, पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, हमेशा सफेद। कपासी मेघ, तो ये आपके रुई के समान दिखाई देते हैं, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये छितरे और इधर उधर बिखरे होते हैं, और ये चपटे आधार के होते हैं। तीसरा आपका है स्तरी मेघ। जो स्तरी मेघ है आपका, वो आपका जो परतदार है बादल, जो कि आकाश में बहुत समानता और या तो ऊष्मा के हाश, या जब ऊष्मा आपकी कम होती है, अलग अलग तापमानों पर हवा आपस में जब मिश्रित होने बनती है या लग जाती है, तो उससे स्तरी मेघ का निर्माण होता है। वर्षा मेघ आपका काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों पर या पृथ्वी की सतह काफी नजदीक बनते हैं, और ये सूरज की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं, और यही प्रकार से कह सकते हैं कि वर्षा मेघ मोटे और जलवाष्प की आकृति विहीन सन्निहित होते हैं। ठीक है। ये 4 रूप में एक प्रकार से मिलकर निम्नलिखित में से रूप से बादलों का निर्माण करते हैं। पहला तो आपका इसमें होता है कि ऊंचे बादल, जो कि 4 से 14 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। फिर आपका पक्षाभ स्तरी, जो कि आपका कपासी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका मध्य ऊंचाई के बादल, जो कि 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जिसको स्तरी, मध्य और कपासी है। और कम ऊंचाई वाले बादल, जो कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, जिसे स्तरी वर्षा मेघ और तथा कपासी वर्षा मेघ कहते हैं। तो इस प्रकार से डिवीजन इसका किया गया है। विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारणों की विवेचना करनी। भाई जलवायु परिवर्तन क्यों होता है और किन कारणों से होता है। तो एक जलवायु परिवर्तन का एक खगोलीय कारक होता है, जिसमें खगोलों द्वारा संबंध में कालकों से उत्पन्न ऊर्जा में परिवर्तन होने लग जाता है। सौर कलांक, जो कि सौर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, सूरज पर आ जाने के कारण काले काले धब्बे सूरज में दिखने लग जाते हैं, जो चक्रीय क्रम में बढ़ते और घटते रहते हैं। ठीक है, कम और ज्यादा होते रहते हैं। कलांकों की संख्या बढ़ती है। इसके विपरीत जब सौर कलांकों की संख्या घटती है तो मौसम उष्ण हो जाता है। और अन्य खगोलीय सिद्धांत मैलेकोविच दोलन है, जो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के अक्षांशीय झुकाव में परिवर्तन के रूप में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त सूर्यताप से परिवर्तन ला देते हैं, जिनका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। तो एक खगोलीय कारण है, मतलब आपका साइंटिफिक रीजन इसमें। ठीक है। पार्थिव कारण, जिसमें आपका पार्थिव कारण से ज्वालामुखी उद्गार होता है, और जलवायु परिवर्तन का एक कारक ये भी है। जब जलवायु ज्वालामुखी फटता है तो बड़ी मात्रा में एरोसोल वायु में प्रवेश करते हैं, और ये एरोसोल जो है वो लंबी अवधि तक वायुमंडल में सक्रिय रहते हैं, और सूर्य के आने वाली जो किरणें हैं उसमें बाधा बनाकर जो प्रकार सौर विकिरण जो है उसको कम कर देते हैं, और इससे मौसम ठंडा हो जाता है। मानवीय कारण तो आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा लगातार मानवीय जो गतिविधियां हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और जो वायुमंडल पहुँचते हैं, वायुमंडल को गर्म कर रहे हैं, इस कारण भी हमारे वायु में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कई दफ़ा आया हुआ है टैगा टूडरा। तो टैगा जलवायु जो होती है वो आपको बताना है कि 50 से आपका 70 जो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पे मध्य में पाई जाती है। ये जलवायु उत्तरी अमेरिका और अलास्का जो क्षेत्र है, और न्यू फाउंड लैंड है, और यूरेशिया में कुछ क्षेत्रों में, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र साइबेरिया में, और जो पूर्वी छोर है उसकी तरफ ये आपका पाया जाता है। मतलब ये ठंडे इलाके हैं सारे। ठीक है, ठंडे इलाके। जलवायु में ग्रीष्म जो ऋतु है छोटी और शीतल होती है, और शीत ऋतु लंबी व कड़ाके वाली सर्दी होती है। वर्षण की क्रिया वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है यहाँ पर।
अब टुंड्रा जलवायु क्या है भाई, सेम वही चीज़ें। टुंड्रा जलवायु लगभग उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 में होती है। भाई देखिए टैगा कितने थी, 50 में, 70 थी, ये 60 से 65 है, थोड़ा अंतर है, ठीक है। यह जलवायु उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के आर्कटिक जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ ग्रीनलैंड और आइसलैंड में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, मृदुत होती है। समानता तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। साल भर हिमपात होता है, इसका मतलब बहुत ठंडे स्थान है दोनों ही। भूमंडलीय तापन क्या है भाई, कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसी बात है, जिससे भूमंडलीय तापन या ऊष्मा कहते हैं। और भूमंडलीय तापन जो है वो किन कारणों से होता है, तो वो गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके बढ़ने कारण होता है। अब इसमें क्या इसके प्रभाव निकलेंगे भाई, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र में जल का स्तर बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा तो आसपास के इलाके डूब जाएंगे, आसपास के इलाके डूब जाएंगे, जो जनधन की हानि होगी, मानव के लिए आने वाला समय बहुत खराब होगा। जो पानी डूबेगा, जो पानी मिलेगा समुद्र में, वो मीठा पानी है, जो आगे चल के हमारे लिए पानी बचेगा ही नहीं। तो मीठा पानी भी आपका खराब हो रहा है, मानव भी मारा जा रहा है, ज़मीन भी आपकी पानी में डल रही है, तो काफ़ी सारे इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। आप पढ़ लीजिए इसको, बाकी मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। IUCN जो आपका है वो पौधों और जीवों की प्रजातियों को संरक्षण के लिए 3 वर्गों प्रकार से विभाजित कर देता है, जिसमें एक आपका संकट उत्पन्न है। संकट उत्पन्न जो आपका है एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिसमें ये प्रजातियां रखी जाती हैं जो जिनको लुप्त होने का खतरा है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने इसको रखा है, और विश्व की सभी संकट उत्पन्न प्रजातियां इसी रेड लिस्ट में आपकी रखी गई हैं। दूसरा है सुमेध प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीशीज, इसमें आपकी सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया है, उन्हें लुप्त होने में सहयोगी कारक जारी हैं भाई, अभी भविष्य में खतरा है इनको, और इनकी संख्या अधिक कम है, और कम होने के कारण इनका जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक इसका पॉइंट है। दुर्लभ प्रजातियां कौन सी है, तो भाई इसमें वे प्रजातियां हैं जो संसार में ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है, सीमित स्थानों पर ही मिलती हैं और बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरी हुई हैं। भाई ज्वार भाटा ये क्वेश्चन आता है, तो ज्वार भाटा जो आपका है वो कैसे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्वार भाटा आपको पता ही, ज्वार उठते हुए को ज्वार बोलते हैं, गिरते हुए को भाटा बोलते हैं, तो ज्वार भाटा। अब क्या होगा, समुद्रों में जो आपके बंदरगाह होते हैं वो यहाँ तक, समुद्र आपके जो बड़े बड़े जहाज है वो बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते, तो जब ज्वार आता है तो फोर्स के साथ वो तट पर लाते हैं, और जब भाटा जाता है तो उसको समुद्र की ओर लेकर जाते हैं, ये फायदा थोड़ा सा होता है। एग्जाम्पल इसका है कोलकाता और लंदन जो बंदरगाह है वो ऐसे ही बनाए गए हैं, और दोनों के साथ साथ विश्व के बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान भी हैं, ठीक है। ये नौ संचालन में इसका महत्व है, इस चीज को समझ लीजिए, बाकी मैं थोड़ा बहुत तो समझा दिया आपको इसका क्वेश्चन। ज्वार भाटा क्या है और इसके प्रकार बताइए, और इसको हम समझते हैं। तो देखिए ज्वार भाटा वही आपका एक समुद्र के जल का स्तर सदा एक सा नहीं रहता है, अनियमित रूप से दिन में 2 बार उठता है और गिरता है। उठने को ज्वार बोलते हैं, बैठने को भाटा बोलते हैं, ठीक है। पूर्णमासी और अमावस्या वाले दिन इनका दोनों का 2 अपेक्षा है जो अधिक होती है, इनका प्रभाव आपको पता ही है। तो ये आपका पूर्णमासी और अमावस्या वाला दिन हमेशा इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहता है। महासागरीय लवणता से क्या तात्पर्य है, देखिए महासागरीय जो लवणता है वो समुद्र का जल जो है वो खारा होता है, और उसमें उपस्थित लवणता में कारण एक प्रकार से जो परिकलन है हम लोग उसको मापते हैं, तो 100,000 ग्राम जो आपका समुद्री जल है उसमें घुले हुए नमक की मात्रा द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब प्रति 1000 ग्राम या फिर PPT के रूप में इसका व्यक्त किया जाता है। तो लवणता का मतलब समुद्री जल का खारापन को हम परिभाषित करते हैं कि समुद्र में कितना खारा है, और उसके रूप में हम 1000 ग्राम जो है उसको एक प्रकार से समुद्री जल में घुले हुए नमक की जो मात्रा उसके रूप में व्यक्त करते हैं। भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन है यार, अभी बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं आया 1-2 बार उसको दोबारा रिवाइंड कर दो, और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी डिस्कस किए गए। फर्स्ट बुक से इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।